वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा वाले केस में जो 27 तारीख को हियरिंग हुई उस पर थोड़ी बात हम करेंगे और साथ ही जो कुछ हुआ उसके बाद में अनंतर अब क्या होने वाला है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ ही ये जो चर्चा बार बार चलती है कि इससे अब कुछ नहीं होना है, वो क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। पहली बात कि 12 बजे तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या या आएगा भी कि नहीं, इसलिए मेरा पहला वीडियो तो इसी पर दोपहर को चला गया था कि कोर्ट ने स्वयं बोला था कि आज हियरिंग होगी, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा अब तक कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है या कोर्ट अपनी बात से ही मुकर गया। मेरा एक ऐसा दुख भरा चर्चा का एक वीडियो उसी दिन आया था, फिर देर शाम को फिर मेरा जब ये हियरिंग हो गई तब एक वीडियो फिर डाला था। अब इसी श्रृंखला में ये हम बात करें डिस्कशन के स्तर पर कि जो कुछ हुआ वो कितना महत्वपूर्ण हुआ है और इसके कालांतर मतलब आगे आने वाले समय में कितना अंतर इस केस पर अब और पड़ने वाला है, और दूसरा पक्ष जो है वो क्यों अब धीरे धीरे हिम्मत हारने लगा है। मैं कहता हूँ उनको ये उम्मीद पहले बिल्कुल नहीं थी जब सतीश सालियान जी ने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में ये पिटिशन रखी थी कि मेरा ये आवेदन स्वीकार किया जाए, मेरी पिटिशन स्वीकार किया जाए और मेरी बेटी के साथ में अत्याचार हुआ है, उसके साथ में दैहिक शोषण और साथ ही उसका क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या हुई है, इसको लेकर के। और पहले जो मैंने बोला वो उद्धव ठाकरे की सरकार थी और चारों ओर ऐसा काकस बना दिया गया था जिससे मैं डर के मारे मैंने ये बोल दिया कि संभवतः उसने ये दुर्घटना हुई हो। मैं उस समय ज़ोर नहीं डाला क्योंकि वे चारों ओर मेरे पास इर्द गिर्द वे लोग थे जो मुझे यही कहने के लिए विवश कर रहे थे। बहरहाल उनकी विवशता को, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने उनकी पिटिशन को स्वीकार किया। यहाँ तक तो आपको सब पता है। 22-25 मार्च से लेकर के 25 से लेकर के अब तक, अर्थात लगभग हम कहें 7-8 माह हो गया। ये केस कई बार, मैं कहता हूँ 7-8 बार आ चुका है। बीच में ही एक बार ऐसा रहा जब 2 महीने का गैप था, अन्यथा निरंतर इसकी तारीखें लगती रही। अभी भी जब एक सप्ताह का बोला 20 नवंबर से एक सप्ताह बाद, तो एक सप्ताह बाद 27 नवंबर को आ गया और उस दिन भी इस तरीके से माननीय न्यायाधीश महोदय ने दबाव लगाया या आदेश किया। जज का तो कहना ही दबाव के बराबर होता है कि आज हियरिंग क्यों नहीं। तो जो सरकारी वकील था उसकी तरफ से कि हम पेरा वाइज जवाब दे रहे हैं। अब वो भी बहुत पहले स्पष्ट हो चुका है कि वे क्या होता है कि कुछ मामलों में जितना कम बोला जाए, जितना कम लिखा जाए, उतना ही आपके फंसने की संभावना कम रहती। न्यायालयीन प्रक्रिया में समानता ही बात रहती, क्योंकि दुश्मन के हथियार से दुश्मन को मारा जाता है। ये वो विजेता सदैव विजेता ही रहेगा और वही वीर विजेता बनता है युद्ध भूमि में। ये भी कानूनी लड़ाई भी लड़ाई है। इस लड़ाई में भी वो योद्धा जीतेगा जो दुश्मन के हथियार से अपना रण कौशल दिखा करके उसका हथियार खुद इस्तेमाल कर जाए। अर्थात हथियार दुश्मन का है लेकिन प्रयोग सामने वाला कर जाए उसका, बस वही जीतेगा। और इसमें प्रयोग क्या होगा? इसमें प्रयोग होगा कि जो लिखित में या कोर्ट के सामने जो कहा जाता है शपथ पूर्वक, इसीलिए कोर्ट कहता है शपथ पूर्वक दीजिए, आप इसको एफिडेविट में दीजिए। तो शपथ में मतलब आप उससे फिर मुकर नहीं सकते। और अभी जो शैलेंद्र नगरकर भाई के द्वारा जो दिया गया, वहाँ का थानेदार उस क्षेत्र का, कि हमारी अभी जांच चल रही है, और लेकिन यही पहले बोल चुका था कि हमारी जांच तो हो गई है। तो जब नादान लोग और कहना चाहिए, मूर्ख तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कानून के अज्ञानी लोग जब ऐसे शपथ बना के देते हैं तो वो अपने हाथ खुद ही कटवा लेते हैं। अब या तो आपने पहले जो बोला वो सही था या फिर बाद में जो बोला सही था। आपका कहा हुआ दोनों सही हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कभी कहें आज तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। क्या भाई, एक बात बोलो, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि हमारी सारे हमने इससे की तहकीकात करके ये हमने कोई फाइंडिंग नहीं है।
अर्थात पहले जो हमने बोला था कि उसका जो भी एक्सीडेंट बताया है, जो भी बताया है वही सही है, फिर आप कह रहे हो कि नहीं अभी तो इसकी जांच होना है और हम जांच कर रहे हैं, तो आप कौन से सही हो? तो उसमें तो वो उलझ चुके हैं पूरे। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा हथियार दे दिया जिसमें शैलेंद्र नगरकर और विधि विभाग के प्रमुख जिन्होंने ये बनवाया है, उसमें एडवोकेट भी शामिल है, भले उन्होंने नाम अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अलग करवा लिया हो, लेकिन वो भी 7 साल के लिए भी जा सकते हैं इसमें, क्योंकि आप कोर्ट को गुमराह कर दो। कोर्ट भी कौन सा? हाई कोर्ट को, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। और दूसरी बात ये जो दूसरे जो आपके फाइनेंस के रहते हैं, राजस्व के रहते हैं, एसडीएम के, कलेक्टर के, ये वाले कोर्ट नहीं है, ये असली कोर्ट है। और असली कोर्ट में भी हाई कोर्ट है, और यहाँ आपका कहा हुआ एक एक कहा हुआ माने रखेगा। और ये सारे केस में अब आप उसको हटा नहीं सकते, उससे अलग नहीं हट सकते। तो अभी की दृष्टि में ये केस मेरी दृष्टि में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इतनी ठोस इसमें अब अपनी पीठिका तैयार हो गई है कि न्याय होकर रहेगा। आप दिमाग में रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। और जिस दिन ये केस अब 2 तरीके से ट्विस्ट लेगा, अब आगे की बात बोलता हूं, जैसे ही ये तय हुआ और कोर्ट ने इस पे अभी कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिए करके भी संज्ञान नहीं लिया, कोर्ट संज्ञान लेकर के भी पूरी तरह संज्ञान नहीं ले रहा, लेकिन कोतवाल जी की बेंच रही या अनन्य बेंच भी रही, तो जो एक दफे प्रोसीडिंग्स में जज बोल देता है, वो जज जो बोलता है ना, वो भी वहाँ लिखावट में आता है, तो फिर वो उससे अगला जज भी उसी क्रम पर आगे बढ़ेगा। और ये केस अब सख्ती की तरफ जा रहा है। वर्बली भी, जो मौखिक रूप से भी जो जज बोलता है ना वहाँ पर, वो सब आगे चल के केस को प्रभावित करते हैं, अगले जजेस को भी प्रभावित करते हैं, ठीक उस जज को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए जज हिंट देना शुरू कर देता है। जज क्या जजमेंट देने वाला है, उसमें आगे चल के क्या फाइंडिंग्स वो देख रहा है, उसको वो शनि शनि बोलना शुरू कर देता है, ताकि सामने वाला एडवोकेट भी दिमागी रूप से तैयार हो जाए कि ये होने वाला है। और अब जिस तरीके के टिप्पणियाँ, जिस तरीके से मौखिक तरीके से कहना शुरू किया है माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, मुंबई के द्वारा, ये स्पष्ट हो रहा है कि वे इस पर सख्त एक्शन लेने वाले हैं। और सख्त एक्शन के 2 तरीके होंगे, आप लिख के लीजिएगा। पहला कि एफआईआर का आदेश होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अभी तुम्हारी जांच चल रही है, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक पहला ये होगा। और दूसरी बात, यही कोर्ट इस केस को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ ट्रांसफर करेगा, जहां 2 साल के अंदर आपको डिसीजन देना रहता है। लेकिन यहाँ क्या मामला है? यहाँ ये मामला है कि एमपी एमएलए कोर्ट का डिसीजन को भी तो हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और ये केस चूंकि हाई कोर्ट में सीधा संज्ञान में है, तो एमपी एमएलए की तरह ही इस केस को वो लेते हुए इस पर फाइंडिंग्स मिलेगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो उसी त्वरित गति से, क्योंकि यहाँ के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर ये एमपी एमएलए कोर्ट में देना होता है तो पहली दूसरी हियरिंग में ये वहाँ से केस को उधर ले जा सकते थे। इतने तो नीलेश ओझा जी और सारे जो टीम काम कर रही है उनको भी पता है। लेकिन हमको एमपी एमएलए कोर्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो एमपी एमएलए कोर्ट के इतर जो बड़ी कोर्ट होती है, वहाँ हमारा केस पहले अभी चर्चा में है। इसलिए अभी मुझे लगता है कि अगली 11 दिसंबर की तारीख से पहले 1-2 चीज़ें और होगी। जवाब, एक विस्तृत जवाब इस समय राज्य शासन, महाराष्ट्र सरकार तैयार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर भी अब पब्लिक का बहुत दबाव है, सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, पब्लिक का बहुत दबाव, पार्टी का भी दबाव है। न तो अमित शाह जी इस बात को पसंद कर रहे हैं, न नरेंद्र मोदी जी पसंद कर रहे हैं कि इस तरीके से किसी निरीह लड़की को मार दिया गया और उसका बुलबुला भी उठने नहीं दे रहे हो, बल्कि उसके लिपा छाप भी कर रहे हो, उस पर रायता फैला रहे हो। क्या तुम ऊपर वाली कोर्ट से भी डर रहे हो? एक आसमान के ऊपर एक कोर्ट रहती है, उससे भी डर रहे हो? क्या करोगे? यदि देश का प्रधान इतना संवेदनशील नहीं होता तो भारत माता नरेंद्र मोदी को वहां तक नहीं पहुंचाती। और उनको ये दिशा सालियान सुशांत सिंह केस का अच्छी तरह पता है,
आप कितना ही ये सोचो कि उन्होंने बाला साहब से वचन दिया, तो बाला साहब को ये वचन दिया था कि तुम्हारा जो पोता है वो लड़कियों के रेप करेगा, उनको काट के फेंकेगा, उनके मानव अंगों को तस्करी करेगा, वो स्मगलिंग के काम कराएगा, लोगों को मारने की सुपारी देगा, वो ड्रग के धंधे में इतना डूब जाएगा कि जो खूंखार अपराधी होते हैं वो भी जैसे अपराध नहीं कर सकते, वैसा तुम्हारा पोता और तुम्हारा लड़का उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और तब भी मैं उनको माफ़ करूंगा। ऐसा नरेंद्र मोदी ने वचन नहीं दिया था। इसलिए वो भारत माता का बेटा है और अमित शाह उनके अनुमान है। ये इलाज ऐसा करेंगे कि मान के चलो पीढ़ियाँ याद करेगी, अभी वर्तमान जो खाखरे परिवार की पीढ़ियाँ याद करेगी कि जैसा न्याय इसमें होगा, न्याय हो के रहेगा। वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए। मेरे वीडियो देवेंद्र फडणवीस जी तक जाने चाहिए, मैं फिर देखिए आप आना। और एकनाथ शिंदे का मैं तो आभार व्यक्त प्रकट करता हूँ। जितना बन पड़ा उस बंदे ने काम किया। इस केस में जितना बन पड़ता था एकनाथ शिंदे ने सहयोग किया है, इसलिए उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी भी मैं कहता हूँ कि एकनाथ शिंदे को इसका प्रभारी बनाया जाए। ये केस एक केस नहीं है, ये मील का पत्थर साबित होगा और कानून की किताबों में दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की इस संपूर्ण केस को पढ़ाया जाएगा। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, पुलिस का काम जज के या न्यायालय के निर्देशानुसार काम करना। पुलिस का काम ये नहीं है कि फाइंडिंग्स दे दे और वो जो बोले वही सही। अंतोगत फाइंडिंग्स क्या होगी ये तो कोर्ट तय करेगा, और इस केस में भी यही होगा। पुलिस कितनी अपना उसको ढका पोती के काम कर ले, लेकिन अंततोगत वही होगा जो न्यायालय चाहेगा। और हाई कोर्ट क्या बात होती है लोग जानेंगे। और मैं सभी न्यायाधीश गणों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपके पास में आप न्याय के देवता हैं, ऐसा न्याय देना कि दिशा सालियान की आत्मा भी भटक रही होगी, अभी वो स्वर्ग तक नहीं पहुँची होगी, और सुशांत सिंह राजपूत जो जिसकी मैनेजर थी, दोनों की आत्मा प्रसन्न हो, क्योंकि यहाँ न्याय मिलते ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में वैसे केस उसका पहुँच चुका है उनके रिलेटिव्स के द्वारा। तो ठीक हो, मेरी आपसे सबसे बंधुओं से प्रार्थना है, वीडियो इतना वायरल कीजिए, आपके पास 10 दिन का समय है, इतना वायरल करें कि ये करोड़ों लोगों तक पहुँचे। और एकनाथ शिंदे, मैं फिर कह रहा हूँ, उन तक वीडियो मेरा जाना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस के पास 2 मोबाइल देते, दोनों मोबाइल के पास जाना चाहिए। उनकी धर्म पत्नी जी के पास भी, हमारी बहू जी के पास, उसके पास भी जाना चाहिए। वो भी एक बेटी की माँ है, तो तब जा कर के एक मॉरल प्रेशर बने और हम उस बिटिया को, वो राष्ट्र की पीड़ित बिटिया है दिशा सालियान, उसको न्याय दिला करके और हम चुप बैठे, तब जाके लगेगा हमारा जीवन सार्थक हुआ। भारत माता की जय।